अब इसके बाद हम देखेंगे मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं माप। तो इसके नाम से ही पता चलता है जो आप ईसीबी ले रहे हो ना, जो बाहर से आप लोन ले रहे हो, उसकी मैच्योरिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ जो मैच्योरिटी बताई है मिनिमम उतनी तो होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली माप जो है फॉर ईसीबी 3 इयर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज भी बताई हैं, वहाँ माप डिफरेंट होता है। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या कैटेगरीज है। यहाँ ईसीबी अगर रेज कराया बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अप टू 50 मिलियन तक का, ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर है, एक साल में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अप टू 50 मिलियन तक का लोन रेज करा है, तो उस केस में क्या है, माप जो रहेगा 1 ईयर रहेगा। नेक्स्ट है ईसीबी अगर रेज कराए फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ डब्ल्यूजीआर। डब्ल्यूजीआर का मतलब है, डब्ल्यू से है वर्किंग कैपिटल पर्पस, जी से मतलब है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और आर से मतलब है रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन। जो आपने रुपीज में इंडिया में जो लोन ले रखा था उसकी रीपेमेंट के लिए आपने कोई पैसा उठाया है फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो उस केस में आपकी जो माप होगी वो मिनिमम 5 ईयर्स की रहेगी, मतलब 5 साल के लिए आपको मैच्योरिटी लेनी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अगर आपने ईसीबी रेज कराया फॉर द डब्ल्यूजी यानी कि वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कैपिटल पर्पस, लेकिन ऑन लैंडिंग करी गई है बाय एनबीएफसीज, अगर एनबीएफसीज लेती हैं फॉर द वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल पर्पस, तो उस केस में जो मैच्योरिटी रहेगी वो वहां 10 इयर्स की रहेगी। नेक्स्ट है ईसीबी अगर रेज कराए फॉर द रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर ऑन लैंडिंग करी गई है बाय एनबीएफसीज फॉर द सेम पर्पस, तो उस केस में माप जो होगा वो 7 इयर्स का रहेगा। ईसीबी अगर रेज कराए फॉर द रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन, लेकिन यहाँ पर्पस चेंज हो जा रहा है, यहाँ क्या है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया और ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसीज करी गई है फॉर द सेम पर्पस, तो उस केस में जो माप रहेगा वो 10 इयर्स का रहेगा। ये दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पे क्या है, बस पर्पस चेंज हुआ है, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ क्या है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ 7 साल रहेगा, यहाँ 10 साल रहेगा, एक साथ ये आप कर लो। और यहाँ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रेज किया था जिसके लिए 1 ईयर था, फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज किया गया, तो यहाँ माप कितना था, 5 इयर्स था। अगर ईसीबी रेज कराए किसके लिए, डब्ल्यूजी के लिए रेज करा गया है, तो उस केस में हमारा 10 इयर्स माप रहेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ईसीबी कभी भी रेज नहीं करेंगे फ्रॉम द फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ द इंडियन बैंक्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने लोन ले रखा है इंडियन बैंक से और उसकी अगर फॉरेन में कोई ब्रांचेस है या सब्सिडरीज है, वहां से आप उसके रेस्पेक्ट में वहां से पैसा उठा लो, नहीं, ये अलाउ नहीं है। फॉरेन ब्रांचेस या फॉरेन सब्सिडरीज से आप पैसा नहीं ले सकते, जो इंडियन बैंक्स की फॉरेन ब्रांचेस या फॉरेन सब्सिडरीज है उनसे आप पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग भी दी गई है, पर एनम कितनी होनी चाहिए, मतलब टोटल खर्चा आपका पूरे साल में कितना होना चाहिए, जो भी बेंचमार्क रेट रहेगा प्लस में 450 बीबीपीएस स्प्रेड, मतलब स्प्रेड होगा ये 450 बीबीपीएस का। बीबीपीएस को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 4.5% आएगा, ठीक है। 450 बीबीपीएस इक्वल टू में 4.5% स्प्रेड ऐड कर देंगे बेंचमार्क रेट में। और अदर कॉस्ट कितनी हो सकती है, अदर कॉस्ट हो सकती है जैसे कि प्रीपेमेंट चार्जेस या पैनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब हो सकती है, लेकिन याद रखोगे ये जो अदर कॉस्ट है मैक्सिमम आपकी 2% होनी चाहिए ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। अब हम देखेंगे एंड यूजेस यानी कि नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है, मतलब नेगेटिव लिस्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि ये जो ईसीबी आप रेज करोगे वो यूटिलाइज नहीं होगी जो नेगेटिव लिस्ट में आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है। ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, क्या क्या पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते हो, रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इन केस ऑफ ईसीबी जो मेंशन करी हुई है ऊपर यहाँ पर, या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी साथ साथ एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ऊपर में मेंशन है वहां किया जा सकता है। थर्ड है हमारा आर रीपेमेंट ऑफ द रुपीज लोन के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन दे दिया है कि जो ईसीबी मेंशन करी गई थी ऊपर, अभी आप ऊपर पढ़कर आए थे, इसको अगर मैं समझाऊं तो जो डब्ल्यूजीआर जो था हमारा, अगर वो ईसीबी रेज कराए फॉर दीज पर्पसेस, और डब्ल्यूजीआर में भी कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी जो आपने ऊपर देखी थी ना, जैसे कि फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया है या फिर जो भी पर्पस ऊपर आपके मेंशन थे, अगर आपने उस पर्पस के लिए ईसीबी रेज करा है तो उस प्रोसीड्स को आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम पर्पसेस, तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होगा। कुल मिलाकर जो भी आपने ईसीबी प्रोसीड्स रियलाइज करी है उसे आप रियल एस्टेट एक्टिविटीज में यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट नहीं कर सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, साथ साथ ये 3 चीज भी नहीं कर सकते, वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन। लेकिन यहाँ कुछ आपको एक्सेप्शन दे दिए, वो एक्सेप्शन क्या है, अगर वो इन चीजों में स्पेसिफाई है, जो ऊपर आप लिस्ट पढ़कर आए थे ना, उन पॉइंट्स में अगर स्पेसिफाई है, अगर इन पर्पस के लिए ईसीबी रेज किया है तो वो प्रोसीड्स जो रियलाइज हुई है वो आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम पर्पस, ठीक। अब देखेंगे एक्सचेंज रेट क्या होगा। अगर आप फॉरेन करेंसी ईसीबी को कन्वर्ट करना चाहते हो आईएनआर ईसीबी, तो एक्सचेंज रेट किस दिन का लिया जाएगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट का लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रुपीज ईसीबी को कन्वर्ट करना चाहते हो फॉरेन करेंसी ईसीबी में, तो वहां जो रेट लिया जाएगा वो डेट ऑफ सेटलमेंट ही लिया जाएगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं लिया जाएगा, जिस दिन
सेटल होगा उस दिन का रेट लिया जाएगा। अब देखेंगे हेजिंग प्रोविजंस क्या बताए गए हैं हमारे फेमा के अंदर। अगर आप फॉरेन करेंसी ईसीबी ले रहे हैं तो उस केस में हेजिंग प्रोविजंस क्या होंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ साथ आपको मैंडेटली हेज कराना पड़ेगा 70% ऑफ द ईसीबी एक्सपोजर, जितना भी आपका ईसीबी एक्सपोजर है उसका 70% आपको मैंडेटली हेज कराना पड़ेगा। और साथ साथ एडी कैटेगरी 1 बैंक से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कि 70% ऑफ हेजिंग रिक्वायरमेंट आपने कंप्लाई कर दिया। ये 3 चीज सेटिस्फाई आपको कंपल्सरी करनी पड़ेगी। और यहाँ जो आपने 70% ईसीबी एक्सपोजर जो देखा था वो ईसीबी एक्सपोजर में आपका प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन दोनों को ऐड करा जाएगा, तब उसका 70% निकाले। तो यहाँ यही चीज बताइए, कवरेज क्या होगा, प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन दोनों चीज ली जाएंगी। टेनर एंड रोल ओवर का मतलब क्या है, टेनर जो है 1 ईयर का होगा विद पीरियडिक रोल ओवर, साथ साथ रोल ओवर चलता रहेगा। इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल हेज की जगह अगर आप नेचुरल हेज कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफसेटिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज रेवेन्यू इन मैचिंग विद द करेंसी नेट ऑफ ऑल अदर प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज। ठीक है, मतलब रेवेन्यू को नेट ऑफ करेंगे प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज से, ठीक है, उतना आप ऑफसेट करा सकते हो। लेकिन अगर आपका रुपीज ईसीबी है तो उस केस में क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टर जो बाहर के इन्वेस्टर है ना वो कैसे हेज कराएंगे, विद द एडी कैटेगरी 1 बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, उनके थ्रू हेज कराएंगे। वो चाहे तो असेस कर सकते हैं थ्रू द ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स जो अब्रॉड में है, या फिर ब्रांचेस या फॉरेन बैंक्स विद द इंडियन प्रेजेंस, यानी थ्रू द इंडियन बैंक जो कि अब्रॉड में है या फिर फॉरेन बैंक जो इंडिया में है, उनके थ्रू भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अगर हम करेंसी को चेंज कराना चाहते हैं, जो बोरोइंग की करेंसी है ना उसको आप चेंज कराना चाहते हो, यानी कि फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी से आप कन्वर्ट कराना चाहते हो अदर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में, तो इस केस में ये परमिटेड होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप आईएनआर से कन्वर्ट कराना चाहते हो किसी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में तो वो परमिटेड नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई की जेब से डॉलर जाएगा। इस केस में रुपीज से आप कन्वर्ट करा रहे हो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में तो वो बिल्कुल परमिट नहीं किया जाएगा। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से देख लेना। यहाँ क्या है, लिमिट एंड लीवरेज के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है, आप अप टू 750 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर आप अंडर द ऑटोमेटिक रूट में ले सकते हो, जो कि आप ऊपर भी पढ़कर आए हो। इसके साथ साथ आपको ईसीबी लायबिलिटी टू इक्विटी रेशियो याद रखना है, मैक्सिमम 7:1 है, ये आप ऊपर भी पढ़कर आए हो। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। लेकिन इसमें अलग क्या है, यहाँ इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये रेशियो जो है विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबी, सारी ईसीबी का मिलाकर इंक्लूडिंग द प्रपोज वन जो अभी आप लेने वाले हो वो टू $5 मिलियन और इक्विवेलेंट है, तो उस केस में रेशियो का झमेला नहीं रहेगा। इस रेशियो के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये आल्सो बी गवर्न बाय द गाइडलाइंस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डेट लेकर बैठ जाओ, जो डेट इक्विटी रेशियो की गाइडलाइंस है जितना वहां डेट मैक्सिमम बताया है आप उतना ही लोगे। नेक्स्ट देखेंगे इशुएंस ऑफ गारंटीज एटसेट्रा बाय इंडियन बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू द ईसीबीज। क्या इंडियन बैंक्स गारंटीज दे सकती है, तो इस केस में ये परमिटेड नहीं होंगे। इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते इन द एफसीसीबीज और एफसीईबीज इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। नेक्स्ट देखेंगे पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। पार्किंग का मतलब क्या है, जैसे कि आपने लोन रेज किया, बाहर से पैसा उठाया, अब इतना सारा पैसा आ जाता है तो एक साथ तो आप सारा यूज नहीं कर सकते, तो वो पैसा आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसकी पार्किंग करनी है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बताए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ 2 केसेस बनते हैं, अगर आप पार्किंग करना चाहते हो अब्रॉड में तो क्या प्रोविजंस होंगे, अगर पार्किंग करना चाहते हो ईसीबी प्रोसीड्स की डोमेस्टिकली तो क्या प्रोविजंस होंगे। तो सबसे पहले अब्रॉड वाला देख लेते हैं। फंड्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन द फॉलोइंग लिक्विड एसेट, कहाँ डिपॉजिट्स कर सकते हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या अदर प्रोडक्ट्स जो ऑफर्ड बाय द बैंक रेटेड नॉट लेस देन, मतलब जो रेट बैंक नॉट लेस देन AA- स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच IBCA और AA3 बाय मूडीज। ठीक है, ये जो है हमारे रेटेड दिए हुए हैं AA- और AA3। ठीक है, अगर इनसे तो इस रेट से कम नहीं होने चाहिए, तो इस रेट से कम नहीं होने चाहिए। सेकंड है आपका ट्रेजरी बिल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड है डिपॉजिट कर सकते हो विद द फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक अब्रॉड, मतलब जो इंडिया की बैंक है ना उनकी जो फॉरेन सब्सिडरीज या ब्रांचेस है विदेश में उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोदी भक्त हो, आप डोमेस्टिकली ही पार्किंग करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, रेप्रिटिएटेड करना पड़ेगा इमीडिएटली फॉर द क्रेडिट टू देयर रुपीज अकाउंट विद द एडी कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो आपका रुपी अकाउंट मेंटेन हो रहा है ना वहां पर आप सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली। और ईसीबी बोरोवर को अलाउ होता है कि वो चाहे तो टर्म डिपोजिट भी कर सकते हैं विद एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के पास फॉर ए मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, जो कैप्ट करा जाएगा इन अनएनकम्बर्ड पोजीशंस। पार्किंग के बाद आप देखोगे क्या प्रोसेस
प्रोसीजर्स होंगे फॉर रेजिंग ईसीबी, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, 2 रूट होंगे। इसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो इसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में आपका आएगा LRN। LRN का मतलब क्या है? लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या है? मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप फंड्स रेज नहीं कर सकते हो, ये मस्ट है। ओनली देन फंड्स कैन बी रेज्ड विया ईसीबी रूट। अगर बाहर से पैसा उठाना है तो आपके पास LRN होना चाहिए, मतलब LRN होना चाहिए। अब ये तो बताओ LRN ऑब्टेन कैसे करेंगे? टू ऑब्टेन द LRN बोरोवर्स को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करने पड़ेंगे ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म ECB। ये फॉर्म नेम है, फॉर्म ECB ड्यूली सर्टिफाइड आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैसे? डुप्लीकेट में सबमिट करना पड़ेगा। किसको? टू द डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी 1 बैंक्स को सबमिट करना होगा, ठीक। मतलब अगर आपको LRN लेना है तो उस केस में बोरोवर को सबमिट करना पड़ेगा ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म ECB इन डुप्लीकेट फॉर्म में। किसको? टू द डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी 1 बैंक को। अब AD कैटेगरी 1 बैंक के पास फॉर्म आ गया। अब AD कैटेगरी 1 बैंक क्या करेगी? इसकी 1 कॉपी को किसको भेज देगी? डायरेक्टर ऑफ RBI को, ठीक है। RBI का आता पता सब दे दिया है, आपको बस इतना याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ RBI को कॉपी दे दी जाएगी। और इस केस में कॉपीज ऑफ लोन एग्रीमेंट फॉर रेजिंग ECB आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द रिजर्व बैंक। इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB में कोई चेंजेस करे हैं तो उस केस में क्या है? आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे टू द DSIM थ्रू द रिवाइज फॉर्म ECB एट द अर्लिएस्ट। जितना हो सके जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? DSIM को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? इसका एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना भूल गई, ये यहाँ से इसी में रिलेटेड है कि DSIM को जो रिपोर्ट करना है वो एट द अर्लिएस्ट करना है, जितना हो सके जल्दी, लेकिन आपको लेटर देन 7 डेज नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 7 डेज तक आपको रिपोर्ट कर देना है फ्रॉम द चेंजेस इफेक्टेड। मतलब आज अगर चेंजेस करें, कोशिश करो आज ही रिपोर्ट करने की। अगर आज नहीं कर पाए हो तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर रिपोर्ट हो जानी चाहिए। अब हम देखेंगे मंथली रिपोर्टिंग का क्या रिक्वायरमेंट है। मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शंस, तो इसमें क्या है? आपको रिपोर्टिंग करनी होगी फॉर्म ECB टू रिटर्न। ऊपर आपने क्या पढ़ा था? फॉर्म ECB पढ़ा था, अब क्या है? फॉर्म ECB टू रिटर्न, ठीक है। तो वो मंथली बेसिस पे ये रिटर्न फाइल होती है। ये रिटर्न जो है रीच हो जानी चाहिए टू द DSIM विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच इट रिलेज। अगर इस मंथ से रिलेटेड है तो यहाँ से 7 डेज के अंदर, मंथ एंड जो भी हुआ है ना, उससे 7 डेज के अंदर ये DSIM तक रिटर्न पहुंच जानी चाहिए आपकी रिटर्न। तो टोटल मिला के आपने 2 फॉर्म पढ़े हैं अभी तक। एक तो फॉर्म ECB था आपका और एक क्या है? ECB टू रिटर्न है। एक फॉर्म आपका कौन सा रहेगा? ECB टू रिटर्न रहेगी, जिसमें आपको रिटर्न फाइल करनी है। ECB जो था वो तो किस चीज से रिलेटेड था? अगर आपको LRN ऑब्टेन करना है उस चीज के लिए था। और ECB टू क्या है? मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे लेट सबमिशन फीस क्या होगी, जिसे LSF बोलते हैं, ठीक है। लेट सबमिशन फीस क्या होगी अगर कोई डिले करा है रिपोर्टिंग में? तो देख लेते हैं। अगर फॉर्म या रिटर्न आपके फॉर्म ECB टू है और पीरियड ऑफ डिले जो हुआ है वो अप टू 30 कैलेंडर डेज तक हुआ है, मतलब फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ सबमिशन जो थी वहां से 30 दिन तक का अगर लेट हुआ है तो आपके ऊपर जो लेट पेनल्टी लगेगी वो INR 5000 लगेगी। लेकिन अगर आप फॉर्म ECB टू या ECB दोनों में से किसी में भी अगर आपका लेट हुआ है अप टू 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट, तो उस केस में INR 50,000 तक की पर ईयर पेनल्टी लगेगी। बियॉन्ड 3 year अगर लेट करते हो तो उस केस में 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी पर ईयर, ठीक है। क्लियर? कुल मिलाकर जो ये फॉर्म ECB है यहाँ पर 30 डेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आपका अप टू 3 years और बियॉन्ड 3 years का रिक्वायरमेंट। अगर अप टू 3 years लेट होते हो तो 50,000 की पेनल्टी, बियॉन्ड दैट आपकी 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ये पेनल्टी जो है यहाँ पर INR में दी हुई है, याद रखना। जबकि आप ECB टू फाइल करने में अगर लेट करते हो तो यहाँ डेज की भी रिक्वायरमेंट है। अप टू 30 डेज लेट होते हो तो 5,000, अगर अप टू 3 years होते हो तो 50,000 और बियॉन्ड दैट आपके ऊपर कितने की 1 लाख की पेनल्टी लग जाएगी पर ईयर है ये वाली जो दोनों पेनल्टी है। क्लियर? बात आती है पेमेंट कैसे करोगे। ये जो पेनल्टी ऊपर बताई गई थी अभी हमने जो पढ़ी है वो कैसे पे करनी है? वो पे करोगे द LSF बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ RBI क्रिएट करा जाएगा डिमांड ड्राफ्ट और द अदर मोड जो भी स्पेसिफाई करा हुआ है RBI ने। अब देखेंगे सोप क्या है? फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज। सोप का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या रहेंगे अगर किसी एंटिटीज को आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो अनट्रेसेबल है, तो उस केस में सोप क्या रहेंगे। जब आप एंटिटीज को अनट्रेसेबल फाइंड करने निकलो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है एंटिटीज को अनट्रेसेबल कहने का। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, अनट्रेसेबल एंटिटीज होती क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए अगर ये फेल टू सबमिट है, प्रिस्क्राइब रिटर्न जो थी ना उनको अगर सबमिट नहीं कर पाया फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली मोर देन या इक्वल 8 क्वार्टर्स तक, तो ये अनट्रेसेबल की रिक्वायरमेंट में आती है। यहाँ मैं जो टोटल आपको बताऊंगी ना ये सारी कंडीशन अगर मैच करती है तो ही अनट्रेसेबल एंटिटीज माना जाएगा। तो पहली क्या आती है? अगर फेल टू सबमिट है प्रिस्क्राइब रिटर्न मोर देन या इक्वल टू 8 क्वार्टर्स, या फिर बोरोवर जिसने पैसा रेज कराया उसको अनट्रेसेबल एंटिटी माना जाएगा अगर वो एंटिटी ऑडिटर या डायरेक्टर या प्रमोटर ऑफ एंटिटी आर नॉट रीचेबल, रीचेबल नहीं है या रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इन नेगेटिव ओवर ईमेल
लेटर्स, फोन्स, ठीक है, किसी भी वे से हम उसको कांटेक्ट करें वो हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तक मोर देन 2 क्वार्टर्स तक, मतलब क्या है हमारे 2 क्वार्टर से ज्यादा लग गए लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो भी इस रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। साथ साथ जो थर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, विद डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन या रिमाइंडर्स नंबरिंग, आपने क्या है मोर देन 6 या इक्वल टू 6, मतलब क्या है आपने 6 या उससे ज्यादा बार आपने रिमाइंडर सेंड करे लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 रिक्वायरमेंट ये हो गई। चौथी क्या है, अगर वो ऑपरेटिव नहीं है एट द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स जो दिया हुआ है वहां पर कोई ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही है तो भी वो इस रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। फिफ्थ क्या है, अगर उन्होंने सबमिट नहीं करे स्टैट्यूटरी ऑर्डर सर्टिफिकेट मोर देन या इक्वल टू 2 ईयर्स तो उस केस में भी ये इस रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ, अगर इसने सबमिट प्रिस्क्राइब रिटर्न नहीं करी है 8 क्वार्टर या उससे ज्यादा की, या फिर उसने रेस्पॉन्स वगैरह नहीं दिए 2 क्वार्टर या उससे ज्यादा की, या फिर क्या है हमने 6 या उससे ज्यादा रिमाइंडर्स भेजे और सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, या फिर वो ऑपरेशन में नहीं आया द रजिस्टर एड्रेस, या फिर उन्होंने सबमिट नहीं करे स्टैट्यूटरी ऑर्डर सर्टिफिकेट मोर देन या इक्वल टू 2 ईयर, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या है अनट्रेसेबल एंटिटी कहलाए। हाँ मैंने आपको रिवाइज कराते टाइम या फिर जरूर वर्ड यूज किया है, लेकिन ये क्या है मैं एंड है, ये सारी चीजों में एंड है, ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई होनी चाहिए तो ही हमारा अनट्रेसेबल एंटिटी बोलेंगे। तो गाइस अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी अनट्रेसेबल एंटिटीज जो हमने फाइंड करी हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। ये जो एक्शंस है ये कौन लेगा, बाय AD1 बैंक्स, ठीक है। AD1 कैटेगराइज जो बैंक्स है ना वो एक्शंस लेंगे। क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे उनको बोला जाएगा रिवाइज फॉर्म ECB फाइल करें, साथ साथ लास्ट फॉर्म ECB2 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपने देखा था ना कि ECB2 रिटर्न फाइल करी जाती है मंथली, वही इनको लास्ट बार की फाइल करनी पड़ेगी। क्लियरली लिखा होगा कि ये अनट्रेसेबल एंटिटीज है जो कि बोल्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ना वो ऐसा माना जाएगा कि वो रिटर्न ऑफ कर दिया है फ्रॉम द एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी, लेकिन लैंडर चाहे तो वो उसे रिकॉर्ड कर सकता है बट मे बी रिटर्न बाय द लैंडर इन द बुक्स फॉर द रिकवरी थ्रू द जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। इनको कोई भी फ्रेश ECB इशू नहीं किया जाएगा और डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट शुड बी इन्फॉर्म, उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये बंदे हमारे अनट्रेसेबल एंटिटी, उनको कभी भी आगे इनवर्ड रेमिटेंसेस नहीं अलाउ होंगे और ना ही डेट सर्विस दी जाएगी ऑटो रूट के थ्रू, यानी अप्रूवल रूट इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ये चाहकर भी ऑटो रूट में नहीं जा सकते आगे। इसके बाद देखेंगे जो हमारे AD कैटेगरी 1 बैंक्स थे ना उनको कुछ पावर डेलीगेट करी गई थी रिगार्डिंग द ECB केसेस को वो सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या है जो AD कैटेगराइज 1 बैंक थे ना वो अप्रूव कर सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, मतलब FCCBs और FCEBs के रिगार्डिंग ये अप्रूवल नहीं दे सकते, ठीक है। फॉलोइंग कैन आल्सो बी अंडरटेकन अंडर द ऑटोमेटिक रूल। इसमें सबसे पहले है चेंज ऑफ AD कैटेगरी 1, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू द ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग AD कैटेगरी 1 बैंक। जो भी आपका एग्जिस्टिंग AD कैटेगरी 1 बैंक है ना उससे NOC ले लो, NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप उनसे सिंपल NOC ले लीजिए, तो इस तरीके से आप अपना AD कैटेगरी 1 बैंक चेंज कर सकते हो। फिर हम देखेंगे अगर आपको LRN कैंसिल करना है, ऊपर आपने देखा था ऑब्टेन कैसे करना है जिसके लिए आपने फॉर्म फाइल करा था फॉर्म ECB, अब क्या है कैंसिलेशन के रिगार्डिंग देखेंगे कैंसिल कैसे करेंगे LRN को, लरन को, ठीक है। AD कैटेगरी 1 बैंक जो है में डायरेक्टली अप्रोच DSIM, लेने के लिए भी हम DSIM के पास गए थे, कैंसिलेशन के लिए अप्रोच करेंगे DSIM को। साथ एंश्योर करा जाएगा कि कोई ड्रॉ डाउन नहीं हुआ हो अगेंस्ट द सेड LRN, इस LRN के अगेंस्ट कोई भी ड्रॉ ना किया गया हो पैसा। मंथली ECB2 रिटर्न फाइल करी जाएगी, अभी तक की जितनी भी ECB2 रिटर्न है उनको क्या है सबमिट कर दो टू द TSIM। अब हम देखेंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग ECB है क्या उसे हम रीफाइनेंस कर सकते हैं कोई फ्रेश ECB इशू करके, आप कर तो सकते हो लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी है ना ओरिजिनल बोरोइंग का वो कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। साथ के साथ ऑल इन कॉस्ट ऑफ द फ्रेश ECB जो लोगे वो लोअर देन होनी चाहिए ऑल इन कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ECB। अब बात आती है आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने ECB को इनटू द इक्विटी, ठीक है। इक्विटी में अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग क्या कंडीशंस रहेंगी, सबसे पहले जो है वो एक्टिविटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी जो है वो कवर्ड होनी चाहिए अंडर द ऑटोमेटिक रूट या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रिसीव कर लियो। मतलब क्या है अगर आपने बाहर से पैसा उठाया हुआ है आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में क्या होगा ओवरसीज इन्वेस्टर जो है अपनी ECB को कन्वर्ट करा लेंगे इक्विटी में, मतलब आप बोरोवर की जो कंपनी है ना उसमें एज ए इक्विटी होल्ड कर लेंगे उस पैसे को, तो ये परमिटेड होगा लेकिन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, जो एक्टिविटी ऑफ बोरिंग कंपनी है वो या तो कवर हो ऑटोमेटिक रूट में या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रिसीव कर लियो। इस रिगार्डिंग जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या है शुड बी विद द लैंडर्स कंसेंट होना चाहिए और विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई ब्रीच ऑफ सेक्टर कैप नहीं होनी चाहिए, प्राइसिंग गाइडलाइंस उसके रिगार्डिंग कंप्लाई होनी चाहिए। साथ साथ हम ये पॉइंट भी देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ऑप्शन होता है आपकी पार्शियल कन्वर्जन करा रहे हो या फुल कन्वर्जन करा रहे हो ऑफ द ECB इनटू द इक्विटी, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी टू द RBI। अगर आपका पार्शियल कन्वर्जन है तो उसमें क्या है रिपोर्टेड होगा इनटू द फॉर्म FCGPR में, जबकि मंथली रिपोर्टिंग तो आपकी फॉर्म ECB2 रिटर्न में ही जाएगी जो आपने पहले भी देखा था, तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना होगा टू द फॉर्म
FCGPR जो कि ऊपर भी था। और जो रिपोर्टिंग DSIM को करी जाएगी ना इन फॉर्म ECB टू रिटर्न, वो क्या है, विद द रिमार्क होगी ECB फुली कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी। ये रिमार्क उसमें क्लियर लिखा होगा कि ECB फुली कन्वर्टेड हो गया टू द इक्विटी, और उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट फाइलिंग नहीं होगी ECB टू रिटर्न की। जो आपकी मंथली रिटर्न जारी थी ना ECB टू, तो अब जब आपका फुल कन्वर्जन हो गया तो उस केस में आपकी कोई सब्सिक्वेंट मंथली रिटर्न फाइल नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं अगर आपका कन्वर्जन हुआ है ECB इनटू द इक्विटी इन फेसेस, अगर फेसेस में कन्वर्जन हुआ है तो उस केस में जो फॉर्म फाइल होंगे वो फॉर्म FCGPR और फॉर्म ECB टू रिटर्न भी फेसेस में फाइल होंगे। ठीक है, अगर आपकी जब कन्वर्जन फेसेस में हो रहा है तो उसका साथ साथ ही आपको ये फॉर्म भी फेसेस में फाइल करने हैं। अब हम देखेंगे अगर बोरोवर कंसर्न अवेल करता है कोई और अदर क्रेडिट फैसिलिटीज, तो उस केस में क्या है, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इशू करी है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक। साथ साथ उसको कंप्लाई करनी पड़ेंगी जो गाइडलाइंस और रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी कंप्लाई करनी पड़ेगी। कंसेंट ऑफ अदर लेंडर लेनी पड़ेगी। अगर आप कंसेंट नहीं ले पाए हो तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो यह एक्सचेंज रेट लिया जाएगा वो ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लिया जाएगा। साथ आपको ये भी याद रखना है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड जो है वो वर्कआउट होगा विद द रेफरेंस टू द डेट ऑफ कन्वर्जन ओनली। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको अगर कन्वर्जन करना है ECB का इनटू द इक्विटी तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग कंपनी जो है वो अंडर ऑटोमेटिक रूट हो या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रिसीव कर। नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, कन्वर्जन जो है विद द लेंडर कंसेंट होना चाहिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, जिसमें क्या है ब्रीच ऑफ सेक्टर कैप भी नहीं होना चाहिए। जो हमारी प्राइसिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल है आपके ऊपर वो कंप्लाई होनी चाहिए। इसके बाद जो रहेगा वो पार्शियल और फुल कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो क्या क्या प्रोविजंस है, अगर आप पार्शियल कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस केस में फॉर्म FCGPR प्लस फॉर्म ECB टू रिटर्न मंथली फाइल करा जाएगा। लेकिन जब आप फुल कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, आपको फॉर्म FCGPR प्लस में फॉर्म ECB टू रिटर्न तो फाइल करा जाएगा, लेकिन ये एज ए लास्ट टाइम करा जाएगा जहां आपको क्लियरली रिमार्क करना है ECB फुली कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी। आगे कोई सब्सिक्वेंट फाइलिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर आप फेसेस में कन्वर्जन कर रहे हो तो उस केस में जो रिटर्न फाइल करी जाएंगी वो भी फेसेस में करी जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, बोरोवर जो है वो अवेल करता है अगर कोई अदर क्रेडिट फैसिलिटीज तो उस केस में प्रूडेंशियल गाइडलाइंस और साथ साथ जो रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस है वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ अदर लेंडर आपको लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर नहीं ले पाए तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद है जो आप एक्सचेंज रेट लोगे वो ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लोगे। तो ये हमारी कुल मिला के 7 कंडीशंस थी, वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी अगर आपको कन्वर्जन करना है ECB इनटू द इक्विटी का। अब हम देखेंगे अगर आपको ECB रेज करा है तो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी रखना अलाउ होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो AD कैटेगरी 1 बैंक्स है वो परमिटेड करेंगी क्रिएशन करने के लिए या फिर कैंसिलेशन करने के लिए या फिर चार्ज क्रिएट करने के लिए ऑन मूवेबल और इमूवेबल असेट, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उस पर भी, और इश्यू ऑफ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटीज इन फेवर ऑफ ओवरसीज लैंड। तो ये सब AD कैटेगरी 1 बैंक जो है परमिटेड करेगा। ठीक है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग देमसेल्फ दैट जो हमारी अंडरलाइंग ECB है वो कंप्लायंस में होनी चाहिए विद द एक्सटेंट ऑफ ECB गाइडलाइंस। एक प्रॉपर सिक्योरिटी क्लॉज होना चाहिए इन द लोन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ ओवरसीज लैंडर। साथ साथ NOC भी जहां एप्लीकेबल होगा वो लिया जाएगा। मतलब अगर आपका इंडिया में भी कोई लैंडर है तो उससे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लोगे ना, कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है चार्ज क्रिएट करने पर। ठीक है, तो NOC लिया जाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लैंडर्स इन इंडिया। हमने ऊपर ये तो देख लिया कि चार्ज क्रिएट करा जा सकता है मूवेबल और इमूवेबल अगर आपकी AD कैटेगरी 1 बैंक जो है परमिट कर दे तो। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल असेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन फेमा जो है वो कंप्लाई होने चाहिए। नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज ए परमिशन टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द ओवरसीज लैंडर। मतलब इस तरीके से आप चार्ज क्रिएट मत करना कि लगे कि जो बाहर के बंदे हैं वो इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ साथ देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी है एनफोर्समेंट के टाइम पर वो सोल्ड होनी चाहिए ओनली टू द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एंड सेल प्रोसीड जो है आएगा, जो पैसा आएगा ना उसे रेप्रिटिएट कर देंगे टू लिक्विडेट द आउटस्टैंडिंग ECB। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने किसी का पैसा पे नहीं करा है तो उसने क्या है आपकी प्रॉपर्टी ले लिया और एक चार्ज क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये चार्ज जो है वो ऐसे नहीं माना जाएगा कि इसने ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, बिल्कुल नहीं। ये जो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली जो सोल्ड करी जाएगी ना वो हमारे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को करी जाएगी, और अब जो पैसा आएगा ना उस पैसे को हम इस बंदे को देंगे। ठीक है, पैसे को जो है वो इस बंदे को दे दिया जाए जितना हमारा ECB है। क्या मूवेबल असेट पे भी क्रिएट करा जा सकता है चार्ज? यस, ऊपर देखा था, लेकिन आपको इसमें जो याद रखना है, क्या याद रखना है, जो अनएनकम्बर्ड मूवेबल असेट है वो टेकन आउट ऑफ द कंट्री सब्जेक्ट टू द गेटिंग NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द डोमेस्टिक लैंडर्स। अब हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज करा जा सकता है। यस, ठीक है, AD कैटेगरी 1 बैंक अलाउ करते हो तो कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो शेयर्स को, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एनी म्यूचुअल फंड स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ ECB बोरोवर प्रमोटर आल्सो परमिटेड। ठीक है, ये भी परमिट करा जाएगा।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करा जा सकता है ओवर ऑल करंट एंड फ्यूचर लोन असेट। क्या कोई कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज भी दे सकता है, इशू कर सकता है? यस। तो क्या क्या अरेंजमेंट करने होंगे इसके रिगार्डिंग? सबसे पहले क्या बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करी जाएगी टू इश्यू द पर्सनल गारंटी और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन फेमा होनी चाहिए, साथ साथ ईसीबी गाइडलाइंस भी कंप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ईसीबी फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, जिसको हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हम आगे यहाँ प्यार से बोलेंगे ओएमसीज। ईसीबी फैसिलिटी क्या रहेगी ओएमसीज के लिए? ये क्या है, ईसीबी ले सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस, डब्ल्यू के लिए ले सकते, लेकिन इनको ये कंडीशन माननी पड़ेगी जो इनका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है ना वो कम से कम 3 साल तो होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक रूट में जा सकते विदाउट मैंडेटरी हेजिंग कराए। मतलब मैंडेटरी हेजिंग का जो ऊपर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ा था ना, मैंडेटरी हेज करे बिना ही ऑटोमेटिक रूट के अंडर जाके ईसीबी रेज कर सकते हैं, जिसके लिए इनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 ईयर्स होगा। ठीक है, ओवरऑल सीलिंग जो होगी, मतलब मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम ईसीबी कितना ले सकते हैं, $US 10 बिलियन और ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ईसीबी फैसिलिटी फॉर द स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे? एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है वो परमिटेड तो कर देंगे, लेकिन क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन से स्टार्टअप एलिजिबल है। तो जो रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्टअप है ना बाय द मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज करे हुए हैं एज ऑन डेट ऑफ रेजिंग ईसीबी, जिस दिन आप ईसीबी रेज कर रहे हो उस दिन अगर आप रिकॉग्नाइज हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप एलिजिबल माने जाओगे फॉर द स्टार्टअप ईसीबी फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मैच्योरिटी, वो सेम है 3 ईयर्स का रहेगा। फिर हम देखेंगे रिकॉग्नाइज लेंडर, मतलब कौन से लेंडर्स रिकॉग्नाइज रहेंगे जिनसे आप लोन ले सकते हो। तो रेसिडेंट ऑफ पार्ट, जो आपने ऊपर भी पढ़ा था ना FATF, तो वो रेसिडेंट होना चाहिए FATF कंप्लेंट कंट्री का। किस फॉर्म में ईसीबी रेज करा जा सकता है? ये फॉर्म जो है लोन में ले सकते हो, और नॉन कन्वर्टेबल या ऑप्शनली कन्वर्टेबल या पार्शली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, करेंसी देखा जाएगा किस करेंसी में लिया जा सकता है लोन जो है, ईसीबी जो है किस करेंसी में लिया जा सकता है, तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होनी चाहिए इन INR, और एक कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी का या फिर INR का, या फिर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी का और INR। अमाउंट कितना ले सकते हो? बोरिंग जो है पर स्टार्टअप जो है वो लिमिटेड होगी कितने तक? $3 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में आप 3 मिलियन और इसके बराबर, ठीक है, ले सकते हो। ऑल इन कॉस्ट क्या रहेगी? जो भी म्यूचुअली एग्रीड कर लें बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, एंड यूजेस क्या हो? किसी भी एक्सपेंडिचर कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ बोरोवर। क्या कन्वर्जन एंड इक्विटी अलाउ है? हाँ अलाउ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको क्या सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस जो एप्लीकेबल होंगे फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, वो थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्या सिक्योरिटी ली जा सकती है, मतलब अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन ले रहे हो तो क्या सिक्योरिटी रखी जा सकती है। तो ये जो चॉइस है ऑफ द सिक्योरिटी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द लेंडर इज लेफ्ट टू द बोरिंग एंटिटी, मतलब बोरिंग एंटिटी के ऊपर चॉइस रख दिया। तो वो चाहे तो सिक्योरिटी कैन बी नेचर ऑफ मूवेबल, इमूवेबल या इंटेंजिबल असेट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी हो सकती है। जबकि इशुएंस ऑफ गारंटी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट, जिसको हम प्यार से LOU और LOC भी बोलते हैं, बाय इंडियन बैंक्स और ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFCs आर नॉट परमिटेड। मतलब इशुएंस ऑफ गारंटी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, LOU और LOC जो है इंडियन बैंक्स के थ्रू और ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFCs के थ्रू परमिटेड नहीं करे जाएंगे। अब इसके बाद हम ये वाला पॉइंट देखेंगे जिसमें क्या है, ECB बाय एंटिटीज अंडर रीस्ट्रक्चरिंग ECB फैसिलिटी फॉर रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड असेट। मतलब क्या है, एंटिटीज जो कि क्या है अंडर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में CIRP चल रही है उनकी, तो वो क्या रेज कर सकते हैं ECB ओनली इफ स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द रिजोल्यूशन प्लान, तो ही वो ECB रेज कर सकते हैं। साथ साथ याद रखेंगे एलिजिबल कॉर्पोरेट बोरोवर जो है हु हैव अवेल्ड रुपीज लोन डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड विच हैव बीन क्लासिफाइड एज SMA2 और NPA, मतलब उनको NPA क्लासिफाई कर दिया गया है, वो भी अवेल कर सकते हैं ECB फॉर रीपेमेंट ऑफ दीज लोन अंडर एनी वन टाइम सेटलमेंट विद लेंडर्स। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन इनको एप्लीकेबल माप जो है, जो आपने मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऊपर देखे थे ना, वो हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड करने पड़ेंगे अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस। तो हमारे एलिजिबल बोरोवर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिलहाल CIRP प्रोसेस में अंडर द IBC कोड, वो क्या है रेज तो कर सकते हैं ECB फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। ठीक है, वो रेज कर सकते हैं, नो इशू, वो रेज कर सकते हैं ECB फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स से, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या एक्सेप्शन है? जो हमारे फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज हैं ऑफ इंडियन बैंक्स फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपीज टर्म लोन ऑफ द टारगेट कंपनी। मतलब क्या है, अगर आपको रुपीज टर्म लोन पे करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांचेस से पैसा उठा लो, उसको पे करने के लिए ये अलाउ नहीं होगा। सच ECB विल बी कंसिडर्ड अंडर द अप्रूवल रूल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम ODI। ठीक, लो इनकी ऑडी आ गई, यहाँ हमारी नैनो भी नहीं आई। गजब,
ओडीआई क्या है हमारा, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ था तो ओडीआई क्या है, ये हमारा लास्ट ईयर ऐड हुआ था ईसीबी के साथ साथ। तो ओडीआई बेसिकली क्या है, पहले हम ओडीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, ईसीबी में क्या था, हमारे पास पैसा ज्यादा था, मतलब जब हम नल्ले थे, हम पे पैसा नहीं था, तो हमें क्या है, बाहर से पैसा उठाना पड़ रहा था, तो हमने ईसीबी पढ़ा था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ठीक है, बाहर से पैसा कैसे कैसे उठाना है उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़े थे। अब क्या है हमारे पास, हम बहुत, लेकिन अब हमारे पास क्या है, बहुत सारा पैसा हो गया, हमने 21 दिन में पैसा डबल खेल लिया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, बहुत सारा पैसा आ गया है, हम 21 दिन में पैसा डबल खेले थे, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये पैसा जो है हम बाहर जाकर इन्वेस्ट करें। पहले तो हमने बोरो करना देखा था, तो ईसीबी के प्रोविजन देखे थे। अब क्या है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर जाके पैसा जो इन्वेस्ट करना है अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, तो क्या प्रोविजन रहेंगे। तो इसमें क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो मेक करेगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स, और क्या है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक किसमें, जॉइंट वेंचर में या फिर होली ओन सब्सिडरी के, जो कि आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो वो हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, जो लिमिट है, मतलब आप कितना, अब बात आती है कि आप कितना अब बात आती है आप कितना ओडीआई कर सकते हैं, कितना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या लिमिट रहेगी। तो जो इसकी लिमिट रहेगी वो जो है प्रिस्क्राइब करी जाएगी बाय द आरबीआई अंडर द एलआरएस। ठीक है, एलआरएस का फुल फॉर्म क्या था, ऊपर आप पढ़कर आए हो। एलआरएस क्या होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, जो भी हमारे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में एलआरएस में लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है, उतना मैक्सिमम आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एलआरएस में क्या लिमिट स्पेसिफाई करी गई थी, यूएसडी 2,50,000 पर ईयर, जो कि आप ऊपर शेड्यूल में पढ़कर आए थे। ठीक है, यहाँ कुछ प्रोविजन भी दिए गए हैं ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय द इंडियन पार्टी, यानी इंडियन पार्टी सीए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो क्या क्या है, इंडियन मतलब अगर वो एंगेज है इन रियल एस्टेट में या फिर टीडीआर ट्रेडिंग में, टीडीआर का मतलब क्या था, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ठीक है, अगर वो क्या है, बाइंग और सेलिंग कर रही हैं किसी रियल एस्टेट का, या फिर ट्रेडिंग कर रही हैं इन द टीडीआर में, या फिर वो एंगेज हैं किसी बैंकिंग बिजनेस में विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई की परमिशन लिए बिना किसी बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो उस केस में प्रोहिबिटेड मानी जाएगी, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में नहीं कर सकती। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपने टीडीआर यहाँ पढ़ा था उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमिसेस, या कोई रोड या ब्रिजेस, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी ये कंप्लीटली अलाउ होंगी, एंगेज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस देख लेंगे। सबसे पहले आती है इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है। ठीक है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट होगी इन ईदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट में भी हो सकती है और अप्रूवल रूट में भी हो सकती है। बाय वे ऑफ, मतलब कैसे कैसे कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ द फॉरेन एंटिटी, या फिर परचेज कर सकते हो ऑफ द एक्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द फॉरेन एंटिटी ईदर बाय द मार्केट परचेज या फिर प्राइवेट परचेज या फिर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं होगा इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कोई अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इक्विटी, लोन या फिर अमाउंट ऑफ गारंटी या फिर परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इक्विटी, लोन, गारंटी या फिर परफॉर्मेंस गारंटी, जो कि इशूड करी जाएगी बाय एन इंडियन पार्टी टू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओवरसीज। लिमिट भी स्पेसिफाई करी है कि जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम 100% कर सकते हैं, गारंटीज जो है वो भी 100% ले सकते हैं और लोन जो है वो भी 100%। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटीज के केस में जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50% की रहेगी। कि कुल मिला
मिलाकर मैक्सिमम 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन पार्टी होनी चाहिए। और नेटवर्थ का मतलब वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लिया जाएगा। जो ये पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जो लिए जाएंगे लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से लिए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कोई फॉरेन एंटिटीज जो फॉर्म, रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड हुई है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। मतलब कोई बाहर की कंट्री के हिसाब से वो फॉर्मुलेट, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हुई है जिसमें इंडियन पार्टी मेक्स ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस होस्ट कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर कोई फॉरेन एंटिटी फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, ठीक है, तो वो हमारी जॉइंट वेंचर कहलाएगी। क्योंकि जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो ना, वो जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी में कर रहे हो, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब है कोई भी फॉरेन एंटिटी, जो भी ऊपर आपने पढ़ा ना सिमिलर उसी की तरह, कोई भी फॉरेन एंटिटी जो फॉर्म, रजिस्टर, इनकॉर्पोरेटेड हुई है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। यहाँ तक तो सेम ही है। फ्रेंड क्या है, हुज एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन पार्टी। यहाँ तो था इन विच इंडियन पार्टी मेक्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि यहाँ क्या है, जिसकी एंटायर कैपिटल जो है हेल्ड करी है किसने, इंडियन पार्टी ने। तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई फॉरेन एंटिटी फॉर्म होती है तो वो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। अब हम देखेंगे इंडियन पार्टी क्या होता है। ऊपर आपने इंडियन पार्टी पर जो प्रोहिबिशन लगता है वो भी पढ़ लिया, तो इंडियन पार्टी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इंडियन पार्टी क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या फिर कोई बॉडी क्रिएटेड या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट में, या फिर कोई LLP जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ पर, जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी में। एंड इंक्लूड करेंगे इसमें अदर एंटिटी इन इंडिया एज में भी जो भी नोटिफाई करी है RBI ने। ठीक है, मतलब इंडियन पार्टी का मतलब है कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, या कोई बॉडी जो क्रिएटेड हुई है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, या कोई पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट में, या फिर कोई LLP जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द LLP एक्ट में। तो ये सब अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है इन द जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी में, तो वो हमारी इंडियन पार्टी होंगी। इसमें हम साथ साथ इंक्लूड कर देंगे अगर कोई और भी एंटिटी इन इंडिया स्पेसिफाई करी जाती है, नोटिफाई करी जाती है बाय द रिजर्व बैंक, तो वो भी हमारी इंडियन पार्टी होंगी। क्योंकि देखो RBI ने बोल दिया तो वो तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो इंडियन पार्टी जो है वो लिस्ट ऑफ RBI डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो RBI की डिफॉल्टर्स लिस्ट है उसमें ये इंडियन पार्टी नहीं आनी चाहिए। देखेंगे होस्ट कंट्री क्या होता है। यहाँ पर ऊपर आपने देखा था ना होस्ट कंट्री, ठीक है, तो होस्ट कंट्री होता क्या है वो देख लो। होस्ट कंट्री का मतलब है कंट्री इन विच द फॉरेन एंटिटी रिसीविंग द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडियन पार्टी इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। अब देखेंगे साधन क्या है, मोड क्या है ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब कैसे कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ऊपर तो देखा था कैसे कैसे लोन रेज कर सकते हो, जिसमें आपने देखा था ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट थी। तो अब देखेंगे मोड क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया करने का। तो सबसे पहले है यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट है, सेम ECB की तरह। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, आपको अप्रूवल ऑफ RBI नहीं लेनी होती, जो कि आप ऊपर भी पढ़ कर आए हो। लेकिन यहाँ जो लिमिट होती है वो हमारी फॉरेन कमिटमेंट, FC का मतलब है फॉरेन कमिटमेंट। यहाँ जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 1 बिलियन। अगर 1 बिलियन या उससे ज्यादा का आपका फॉरेन कमिटमेंट है तो उस केस में क्या है, आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो ऑटोमेटिक रूट में वैसे तो अप्रूवल ऑफ RBI की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फॉरेन कमिटमेंट अगर 1 बिलियन या उससे ज्यादा या बराबर है तो उस केस में आपको RBI की अप्रूवल लेनी जरूरी हो जाती है। यहाँ लिमिट परमिसिबल में वही चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको बता दी थी। 100% जो है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, 100% ऑफ द लोन, ये गारंटीज के लिए भी 100%, जबकि हमारी जो परफॉर्मेंस गारंटीज थी वहाँ हमारी लिमिट जो है 50% रहेगी। ठीक है, ऊपर पढ़कर आ चुके सेम चीज़ है। वैसे तो ये भी ऊपर कवर हो गया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फॉर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए। जो इंडियन पार्टी है वो इन्वेस्ट कर सकती है अप टू प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ नेटवर्थ, यानी 400% जो लिमिट है ना उतना ही ये इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन ये नेटवर्थ क्राइटेरिया जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आउट ऑफ बैलेंसेस held in EEFC अकाउंट और आउट ऑफ द फंड्स रेज थ्रू द ADR और GDR। डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है उनके थ्रू अगर फंड रेज किया है तो भी हमारा ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया यहाँ नहीं लगेगा। कुल मिलाकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है EFC अकाउंट या फिर डिपॉजिट रिसीव्स के थ्रू पैसा उठाया हुआ था, उस पैसे को अगर इन्वेस्ट किया है तो उस केस में ये कंसीडर नहीं करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द दिस 400%, ठीक है, ऑफ द नेटवर्थ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऊपर हो गया था इंडियन पार्टी जो है नॉट ऑन द रिजर्व बैंक्स एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट, और यानी कि लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स में वो नहीं होनी चाहिए। ऊपर भी देख चुके हैं हम इसको। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इंडियन पार्टी जो है वो अप्रोच करेगी ऑथराइज डीलर को विद एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ODI। ठीक है, फॉर्म का नाम वहाँ पे फॉर्म ECB था, यहाँ क्या फॉर्म ODI में ये एप्लीकेशन भेजेगी एंड द प्रिस्क्राइब एनक्लोजर या डॉक्यूमेंट वगैरह साथ ही साथ अटैच करेगी। और इसमें रिजर्व बैंक की कॉशन लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, ये चीज वो ध्यान रखेगी, तो ही वो क्या प्रोसेस कर सकती है अपना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे अप्रूवल रूट क्या रहेगी फॉर द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और द फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड द इंडिया। सबसे पहले क्या है, अप्रूवल का मतलब यही है कि आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक लेनी पड़ेगी इन ऑल अदर केसेस। मतलब 1 बिलियन या उससे ज्यादा या बराबर होता है तो वो सारे ही केस में वो अप्रूवल रूट में आ जाएंगे और अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। रिजर्व बैंक वुड इंटर एरिया
इनटू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब रिजर्व बैंक ये चीजें फैक्टर्स ध्यान रखेगा। क्या क्या फैक्टर्स रिजर्व बैंक ध्यान रखेगा? सबसे पहले प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर और होली और सब्सिडरी जो कि आउटसाइड इंडिया है, कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल ट्रेड और अदर बेनिफिट विच विल अक्रू टू इंडिया थ्रू सच इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना कितना इंडिया को बेनिफिट अक्रू हो रहा है, वो सब चीजों का भी ध्यान रखेगा। साथ के साथ फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेगा इंडियन पार्टी का एंड द फॉरेन एंटिटी का, एक्सपर्टीज भी देखेगा एंड एक्सपीरियंस देखेगा इंडियन पार्टी का इन सब चीजों में कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्या एक्सपर्टीज है, ये चीज भी आरबीआई कंसीडर करेगा। अब आ जाओ एक्सपर्टवा पे, मतलब सेक्शन 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसे हमारे मोदी जी भी काफी प्रमोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हर एक एक्सपोर्टर को जितना भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स जो है फर्निश करनी पड़ेगी किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सच अदर अथॉरिटी जो भी स्पेसिफाई करी हुई है, एक डिक्लेरेशन देनी होगी और वो डिक्लेरेशन जो है उसमें सारी डिटेल्स जो है वो ट्रू एंड करेक्ट दी जाएगी। साथ के साथ उसमें मटेरियल पर्टिकुलर्स भी बताए जाएंगे इंक्लूडिंग द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, मतलब टोटल आपने कितना एक्सपोर्ट किया वो सारी डिटेल्स देनी होगी। अगर आप एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी असर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में क्या, जितना भी अमाउंट एक्सपेक्ट टू रिसीव है ऑन सच सेल ऑफ द गुड्स इन द मार्केट आउटसाइड इंडिया, तो वो अमाउंट जो एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन डिक्लेरेशन। और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो फर्निश करनी चाहिए, ठीक है, इंश्योरिंग द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, तो वो भी रिजर्व बैंक को फर्निश करी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर कोई एक्सपोर्ट कराया आपने विदाउट फर्निशिंग द डिक्लेरेशन, भैया हम ऊपर चिक चिक के आपको सिखाएं कि डिक्लेरेशन देना है, लेकिन फिर भी आपने अगर विदाउट फर्निशिंग डिक्लेरेशन एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में क्या करा जाएगा? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट यहाँ क्लैरिफाई करा गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू विच नन ऑफ द फॉर्म्स स्पेसिफाइड, अगर कोई फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं करा है तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में एक्सपोर्टर जो है मे एक्सपोर्ट सर्विसेज विदाउट फर्निशिंग एनी डिक्लेरेशन, लेकिन वो लायबल रहेगा टू रियलाइज करने के लिए जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज आना है ना सेल से, उसको लाने के लिए लायबल रहेगा, उसको रियलाइज कराना पड़ेगा, साथ साथ वो रेप्रिटिएट भी कराना पड़ेगा, मतलब इंडिया में, मतलब वहां से जो पैसा आना है ना उसको जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां से वो पैसा निकलवाना भी है और साथ ही साथ वो पैसा निकलवा के वो नहीं है कि वहीं पे तुम इन्वेस्ट कर दो, उसको लाना भी है इंडिया में, रीपैट्रिएट भी कराना है इन इंडिया। ठीक, मिला के यहाँ ये बताया गया है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो विदाउट फर्निशिंग द डिक्लेरेशन, लेकिन आपको ये प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे उस रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे एग्जाम्पशन से रिलेटेड प्रोविजंस, जिसके लिए हमारा रेगुलेशन जो रहेगा वो रेगुलेशन 4 रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 4 और पेपर 60 दोनों के लिए, तो अच्छे से देख लेना इसको। एग्जाम्पशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम टिप बता देती हूँ। क्या टिप रहेगी? पहले लिखना फुल एक्सपोर्ट वैल्यू या एक्सपेक्टेड टू रिसीव वैल्यू डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब कुल मिला के आपको उन केसेस में एग्जाम्पशन दी हुई है, वो हम देखेंगे क्या क्या केसेस है। एग्जाम में अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी केस आ जाए और लिखा है कि उस बंदे ने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करी है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो लेकिन आप उस केस में ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, हाँ नहीं करिए डिक्लेरेशन तो कोई बात नहीं है, वैसे भी इसको एग्जाम्पशन थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वैलिड है यहाँ पर। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि इसको डिक्लेयर करनी चाहिए फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर वो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में एक्सपेक्टेड टू रिसीव जो अमाउंट है वो उसको डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे, लेकिन फेमा के रेगुलेशन 4 में कुछ एग्जाम्पशन दी हुई है, ये बेसिकली केस जो है वो एग्जाम्पशन में लाई करता है, तो हम यहाँ डिक्लेरेशन सबमिट ना भी करें तो कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड और सर्विसेज विदाउट फर्निशिंग डिक्लेरेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो कौन कौन से केसेस है देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला केस है ट्रेड सैंपल्स ऑफ द गुड्स एंड पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाइड। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स वेदर अकम्पेन्ड हो या अनअकम्पेन्ड, या फिर एक्सपोर्ट करा जा रहा है शिप्स, स्टोर्स, ट्रांसशिपमेंट कार्गो, या फिर कोई गुड्स सप्लाइड करा जा रहा है अंडर द ऑर्डर ऑफ मोदी जी, या फिर कोई ऑफिसर जो कि अपॉइंट करे हैं मोदी जी ने इस बिहाफ में, या फिर कोई मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स अथॉरिटी फॉर द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स रिक्वायरमेंट, तो वो सारे हमारे क्या है एग्जाम्प्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाय वे ऑफ गिफ्ट, अगर कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग आपने डिक्लेरेशन दी हुई है कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 5 लाख है, मतलब वैल्यू अगर अप टू 5 लाख है गिफ्ट की जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आपका जो फर्स्ट, सेकंड एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो बेसिकली फ्री ऑफ पर्सनल पर्पसेस से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है वो क्या है, शिप, स्टोर्स, ट्रांसशिपमेंट कार्गो या गुड्स सप्लाइड जो अगर अंडर प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज हो रहे हैं तो वो हमारे एग्जाम्प्ट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट इंजन या फिर कोई उसके स्पेयर पार्ट्स है जो ओवरहॉलिंग या फिर रिपेयर के लिए बाहर विदेश भेजे जा रहे हैं विद द पर्पस कि उसे साथ के साथ री इम्पोर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप उसको री इम्पोर्ट कर लोगे विद इन 6 मंथ्स तो उस पर अभी कोई आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये न्यू क्लॉज इंसर्ट हुआ है तो वो भी देख लेंगे हम इसमें। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगी। यहाँ क्या होता है, ओवरसीज लेजर होते हैं, इंडिया के बाहर जो लेजर है
लीज करेगा वो इन इंडिया में कि जो भी सामान यहाँ बताए गए हैं ना, जो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर इंजन या ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स, एपीयूज जिनको बोलते हैं, ठीक है, अगर वो लीज करी गई है तो इस केस में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय डीजीसीए, जो कि आप ऊपर पढ़ कर आए थे। लेकिन जब वो असेट जो है री एक्सपोर्ट करी जाएगी तो उस केस में डी रजिस्ट्रेशन होगा बाय द डीजीसीए। अल्टीमेटली यहाँ पर यही बताया गया, री एक्सपोर्ट ऑफ द लीज्ड ये सारी चीजें इधर कंप्लीटली और पार्शली नॉकडाउन कंडीशंस जो कि रीप्रोसेस करी जा रही है बाय द ओवरसीज लेजर, तो जब रीप्रोसेस करी जा रही है तो वो डी रजिस्टर्ड होंगी बाय द डीजीसीए, या फिर कोई अदर टर्मिनेशन या कैंसलेशन हो रहा है ऑफ लीज एग्रीमेंट बिटवीन द लेजर एंड लेजी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ डीजीसीए होगा, तो उस केस में भी आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ क्या होता है। इंडिया किसी बंदे ने असेट जो है लीज पे लिया, अब अगर वो इन दो केसेस में री एक्सपोर्ट करी जा रही है, मतलब कौन कौन से केसेस है, रीप्रोसेस बाय द ओवरसीज लेजर, वो खुद मांग रहा है अपनी असेट को, या फिर क्या है कोई अदर टर्मिनेशन हो गया है, कैंसलेशन हो गया है जो लीज एग्रीमेंट था बिटवीन द लेजर एंड लेजी, उस केस में भी आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। गुड्स इंपोर्ट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस, मतलब आपने इंपोर्ट ही इसलिए कराया फ्री में कि आप उसे री एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस केस में भी आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देख लेंगे, अगर रिप्लेसमेंट गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, अगर गुड्स एज ए रिप्लेसमेंट बेसिस पर एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज इन अकॉर्डेंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन फोर्स की जो भी प्रोविजंस है, अगर उनके अकॉर्डेंस हो रहा है तो उस केस में भी आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्प्ट रहोगे उस केस में भी। गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट, मतलब क्या है, आपने माल बाहर भेजा टेस्टिंग के लिए कि बस वो चेक होके आ जाए, वापस हम उसे री इम्पोर्ट करा लेंगे, तो टेस्टिंग के लिए अगर भेजा है री इम्पोर्ट पर्पज से, तो वो भी हमारा एग्जाम्प्ट रहेगा, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। डिफेक्टिव गुड्स अगर सेंड करें आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर एंड री इम्पोर्ट, मतलब बाहर सही होने के लिए भेजे फिर हम उसे री इम्पोर्ट करा लेंगे, सेम इसी तरह है, तो उस केस में भी एग्जामिशन मिली हुई है आपको बकायदा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर जो रहेगा, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर जो रहेगा वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, कहां पर, ऑन ऑल कॉपीज ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आप सबमिट करोगे, जो एक्सपोर्टर जो है वो सबमिट करेगा टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी को, तो वहां ये जो कोड है वो इंडिकेट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन दी जाएगी वो किस फॉर्म में दी जाएगी, दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म ईडीएफ में दी जाएगी और दूसरा फॉर्म है फॉर्म सॉफ्ट टैक्स, ठीक है, इसमें डिक्लेरेशन दी जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म ईडीएफ। फॉर्म ईडीएफ में क्या होता है, ये सबमिट करा जाता है डुप्लीकेट में, किसको देंगे, कमिश्नर बाबा को, ठीक है, कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स को दे देंगे। जब वो वेरीफाई हो जाता है, आफ्टर वेरिफिकेशन क्या होगा, जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन है वो तो दे दी जाएगी नियरेस्ट ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक, लेकिन जो डुप्लीकेट फॉर्म था हैंड ओवर कर दिया जाएगा किसको, एक्सपोर्टर को, जिससे एक्सपोर्टर जो है उसको आगे सबमिट कर सके, किसको, ऑथराइज डीलर को। फॉर्म सॉफ्ट टैक्स में क्या प्रोसीजर होता है, ये जो है हमारे ट्रिप्लीकेट फॉर्म में दिया जाता है, और सर्टिफाई होने के बाद क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो नियरेस्ट ऑफिस ऑफ द आरबीआई में दे दिया जाएगा, जैसे ऊपर फॉर्म ईडीएफ में दिया गया था। जबकि जो डुप्लीकेट है वो किसको दे दी जाएगी, एक्सपोर्टर को रिटेन कर दी जाएगी, सेम उसी की तरह जो फॉर्म ईडीएफ में था, बस ये पॉइंट एडिशनल है। यहाँ जो ट्रिप्लीकेट में अगर फाइल हुआ तो ट्रिप्लीकेट का क्या होगा, वो रिटेन करेगा बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल। देखेंगे रेगुलेशन 7 जो की बात करता है एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब कुछ सबूत अगर कमिश्नर को लगता है या फिर पोस्टल अथॉरिटी को लगता है कि कोई और एविडेंसेस चाहिए, रिक्वायर्ड सच एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो मांग सकती है। तो एविडेंस किस रिगार्डिंग, एविडेंस रिगार्डिंग एक्सपोर्टर जो है वो पीआरआई है, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और जो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो भी इंडिया में है। फॉर्म डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो ना, तो उसमें जो डेस्टिनेशन लिखी हुई है वो फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स होनी चाहिए जहां पर माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और साथ साथ जो वैल्यू जो बताई गई है उस डिक्लेरेशन में जो वैल्यू बताई है वो हमारी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में हम एक्सपेक्टेड टू रिसीव वैल्यू होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता क्या है। ये बेसिकली प्लेस होता है इन ए कंट्री जिसमें गुड्स आर अल्टीमेटली इंपोर्टेड एंड क्लियर करे जा रहे हैं थ्रू द कस्टम ऑफ दैट कंट्री, तो वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें याद रखना है एविडेंस किस रिगार्डिंग, पीआरआई और पीओबी के रिगार्डिंग डेस्टिनेशन से रिलेटेड होना चाहिए कि वो फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो, और वैल्यू आप ऊपर ही पढ़कर आए हो, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू हो या फिर एक्सपेक्टेड टू रिसीव वैल्यू हो, ठीक है। बात करेंगे जो आपने एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू तो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में दे दी, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट वैल्यू है गुड्स की, सॉफ्टवेयर की या फिर किसी सर्विसेज की, वो कितने टाइम में रियलाइज हो जानी चाहिए। तो यहाँ बेसिकली रेगुलेशन 9 में हम पीरियड ऑफ रियलाइजेशन देखेंगे। तो ऑर्डिनरी केसेस में जो है विद इन 9 मंथ्स आ जाना चाहिए, 9 महीने के अंदर,
और या फिर कोई टाइम जो स्पेसिफाइड करा गया है बाय द रिजर्व बैंक, तो उतने टाइम में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुड्स जो एक्सपोर्ट करे हैं टू द वेयर हाउस जो कि एस्टेब्लिश है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो टाइम दिया गया है वो वहां दिया गया है 15 मंथ या फिर विद इन सच पीरियड जो भी आरबीआई स्पेसिफाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी स्पेसिफाई करा जाएगा उतना टाइम। ठीक है, और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड करा जा सकता है इन दिस बिहाफ बाय द ऑथराइज्ड डीलर। अगर कोई सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज है तो वो एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसने करे हैं, मेड बाय एसईजेड ने करे हैं या ईओयू ने करे हैं या एसटीपीज ने करे हैं, ईएचटीपीज ने करे, बीटीपीएस ने करे हैं। मैं सिर्फ इनका जो शॉर्ट नेम है वो बोल दे रही हूँ, जो फुल नेम है या साइड में लिखा हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर इन्होंने एक्सपोर्ट करे तो उस केस में जो क्राइटेरिया जो ऑर्डिनरी केसेस का था ना 9 मंथ्स का, वही सेम रहेगा 9 मंथ्स का। विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइज करनी होगी। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड सेम है। ऑथराइज्ड डीलर को अगर आरबीआई गाइड करेगी तो और उस केस में ऑथराइज्ड डीलर एक्सटेंड कर देगा फॉर ए सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज होना चाहिए। लेकिन देखेंगे रेगुलेशन 14 जो कि बात करता है डिले इन रिसीप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स। क्लाइंट से अगर पैसा लेट आता है तो उस केस में क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो जो रिजर्व बैंक है वो क्या है, वो फॉर दिस पर्पस सच डायरेक्शन दे सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट देयर ऑफ इफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन सोल्ड। अगर वो गुड्स सोल्ड हो चुका है तो वो पेमेंट के रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन दे सकते। लेकिन अगर गुड्स सोल्ड नहीं हुआ है या फिर री इम्पोर्ट करना है थ्रू इनटू द इंडिया, तो उस केस में फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट दोनों के रिगार्डिंग सिक्योर करने के लिए आरबीआई जो है डायरेक्शन इम्पोज करेगी। लेकिन अगर कोई ओमिशन हो जाता है ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शन तो वो नॉट अफेक्टिंग द पर्सन कमिटिंग द कॉन्ट्रावेंशन फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज देयरऑफ। नाउ रेगुलेशन 15 रिगार्डिंग द एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट। तो यहाँ क्या होता है, वेयर द एक्सपोर्टर रिसीव करता है अगर कोई एडवांस पेमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट रिसीव करा गया है फ्रॉम द बायर और द थर्ड पार्टी तो उस केस में एक्सपोर्टर जो है वो अंडर द ऑब्लिगेशन हो जाता है। क्या क्या ऑब्लिगेशन आ जाती है एक्सपोर्टर के पास, सबसे पहली ऑब्लिगेशन है कि शिपमेंट करना पड़ेगा उसको, जो गुड्स है जिसके रिगार्डिंग उसने एडवांस पेमेंट लिया है तो वो गुड्स जो है उसको शिप करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम लिबोर रेट प्लस में 100 बीपीपीएस पॉइंट होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है कवरिंग द शिपमेंट रूटेड होने चाहिए थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर। जो एडवांस दे रहा है उसको शिपमेंट के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट रूटेड करे जाएंगे। एक साथ साथ एक एग्जाम्पशन भी दी हुई है, वो भी मैं बता देती हूँ। अगर कोई एक्सपोर्ट एग्रीमेंट एंटर करा गया है इटसेल्फ ड्यूली प्रोवाइड्स फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब वहां पर उन लोगों ने एग्रीमेंट एंटर करा हुआ है कि 1 साल बाद भी वो शिप कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इनका स्पेसिफिकली एग्रीमेंट हो चुका है इस रिगार्डिंग। नाउ बात कर लेते हैं रेगुलेशन 16 में क्या है, इशू ऑफ डायरेक्शन बाय द रिजर्व बैंक इन सर्टेन केसेस। तो आरबीआई क्या क्या कर सकता है, आरबीआई चाहे तो वो एलओसी मांग सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मांग सकता है, रिगार्डिंग कोई डिक्लेरेशन मांगनी है तो वो भी मांग सकता है, और साथ साथ वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफाइड करी है डिक्लेरेशन में वो प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, तो वो भी एक्सपोर्टर को इंश्योर करना पड़ेगा। अब हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में रियलाइजेशन, रेप्रिटिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन। तो पर्सन जो है वो पैसे को रिपैट्रिएट तो करा लेगा इंडिया, पैसा आ जाएगा तो उस पैसे का क्या किया जाएगा, वो सेल कर सकते हो टू द ऑथराइज्ड पर्सन या फिर रिटेन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो उस पैसे को इन द अकाउंट विद एन ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया, या उस पैसे से डिस्चार्ज कर सकते हो कोई भी डेट या लायबिलिटी को जो डिनोमिनेटेड है इन द फॉरेन एक्सचेंज को डिस्चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के वो फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा आया है आपके पास ले जाकर घर नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने पैसा रियलाइज करा है उसको कितने टाइम के अंदर हमें सरेंडर करना पड़ेगा, पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। सबसे पहले देखेंगे अगर वो फॉरेन एक्सचेंज अक्रू हुआ है एज ए रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज जो आपने रेंडर करी है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको रेम्यूनरेशन मिला है वो फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको वो 7 डेज के अंदर ऑथराइज्ड डीलर को देना पड़ेगा। लेकिन और कोई अदर केसेस है तो उस केस में आपको 90 डेज का टाइम दिया गया है, 90 दिन के अंदर आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा सारा पैसा। कुछ स्पेसिफिक सर्टेन केसेस भी हैं तो उसको मैं आपको नीचे एक प्यारे से चार्ट से समझाऊंगी कि कैसे लर्न करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड सर्रेंडर ऑफ रियलाइज एक्सचेंज, जो सर्टेन केसेस थे उनके रिगार्डिंग यहाँ पर हमने बात करी है। तो सबसे पहले हम ये वाला केस देखेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का केस। यहाँ क्या है 60 डेज के अंदर इसको सारा पैसा सरेंडर कर देना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। अगर कोई वो पैसा फॉर फॉरेन ट्रैवल के लिए लिया गया था और अगर वो फॉरेन एक्सचेंज नोट्स में है, करेंसी नोट्स में है या कॉइन्स में है, तो उस केस में क्या है 90 दिन का टाइम दिया, 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न हुआ है वहां से 90 दिन के अंदर आपको वो पैसा सरेंडर कर देना है। लेकिन अगर वो ट्रैवलर चेक का केस है तो उस केस में आपको 180 डेज का टाइम दिया गया
क्या है 180 दिन के अंदर सरेंडर करना रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की, तो वहाँ सारे केसेस में जो चाहे करेंसी नोट्स हो, चाहे कॉइन्स हो या ट्रेवलर्स चेक हो, सारे केसेस में आपको 180 डेज का ही टाइम दिया गया है टोटल मिलाकर, फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन, रिसीव, परचेज, एक्विजिशन, रिटर्न टू इंडिया या एज द केस में भी जो भी केस बनता है उस हिसाब से आपको टोटल 180 डेज का टाइम दिया जाएगा सरेंडर करने के लिए। ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको पढ़ने के लिए। सिंपल है, आपको अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो कुछ नहीं सोचना, बस 180 दिन का टाइम मिला है, चाहे कोई भी केस हो, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो उस केस में क्या है, वैसे तो जनरली 60 डेज का टाइम है, लेकिन अगर वो फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड है तो उस केस में नोट्स और कॉइन्स के केस में 90 डेज है, जबकि ट्रेवलर्स चेक के केस में आपको 180 डेज का टाइम रहेगा। अब एग्जाम्पशन हुआ की बात कर लेते हैं, तो क्या इसमें कोई एग्जाम्पशन मिली है? हाँ मिली है। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ नेपाल और भूटान है, उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिली हुई है, वहां सरेंडर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। रियलाइजेशन और रीपैट्रिएशन से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं कुछ केसेस में, तो वो भी हम देख लेंगे। आपको रियलाइजेशन और रीपैट्रिएशन में क्या एग्जाम्पशन है? रीपैट्रिएशन का मतलब है आपको वो देना नहीं है, आप चाहो तो वो हेल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पशन रहेंगे देख लेते हैं वन बाय वन। पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन रख सकते हो अप टू सच लिमिट जो आरबीआई ने स्पेसिफाई करी हुई है, उतनी लिमिट तक फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स को रख सकते हो। फॉरेन करेंसी अगर अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन अप टू द लिमिट जो आरबीआई ने स्पेसिफाई करी हुई, उस केस में भी आप अपने पास रख सकते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज अगर एक्वायर्ड करा है या रिसीव करा है बिफोर 8 जुलाई 1947, ठीक है, अगर 8 जुलाई 1947 से पहले अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करा है तो उसे भी रख सकते हो। अगर कोई एक्वायर्ड करी है बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस तो भी आपको एग्जाम्पशन है, रख सकते हो। साथ साथ अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड करा है फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विसेज, ऑनरेरियम, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और अदर लेजिटिमेट मीन्स, तो उसमें क्या है, जो लिमिट स्पेसिफाई करी है आरबीआई ने उतनी लिमिट तक आप रख सकते हो। लिमिट क्या है स्पेसिफाई करी हुई है, ये चीज तो वैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ नोट कर लिया, तो ऐसे भी आप नोट करते जाओ जिससे आप क्लिक कर सको कि क्या लिमिट है। तो लिमिट क्या थी कि फॉरेन कॉइन्स के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड रख सकते हो, लेकिन फॉरेन करेंसी के केस में आप सिर्फ अप टू USD 2000 तक ही रख सकते हो। क्या था, हमारी कोई अदर रिसिप्ट है इन द फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई में स्पेसिफाई कर सकता है, तो वो सब भी आप रख सकते हो। मिला के इन केसेस में फॉरेन करेंसी आप अपने पास रख सकते हैं। क्लियर, सेक्शन 9 है, ये आपको एग्जामिनेशन थोड़ी सी लर्न करनी चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या लिमिट थी पोजेशन और रिटेंशन के रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेन कॉइन्स, जो मैंने ऊपर बोला था ना, अप टू लिमिट जो आरबीआई ने स्पेसिफाई करी है उतने तक रख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिमिट्स थी जो आरबीआई जो है स्पेसिफाई कर सकते। लिमिट फॉर पोजेशन और रिटेंशन ऑफ द फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स, तो क्या क्या लिमिट स्पेसिफाई कर सकता है रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स? तो बाय ऑथराइज पर्सन कितना भी रख सकता है, कोई इशू नहीं है। विदाउट लिमिट रख सकता है ऑफ द फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन बाय द ऑथराइज पर्सन। जबकि कोई अदर पर्सन है तो वो क्या है, विदाउट लिमिट तो फॉरेन कॉइन रख सकता है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक है उसमें लिमिट स्पेसिफाई करी है। अदर पर्सन सिर्फ अप टू $20 2000 तक ही रख सकते हैं। ऑथराइज पर्सन तो कितना भी रख सकता है, लेकिन अदर पर्सन के केस में फॉरेन कॉइन्स पे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉरेन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक पर $20 2000 तक की लिमिट दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं ऑथराइज पर्सन क्या होता है। ऑथराइज पर्सन जो है ऑथराइज डीलर भी हो सकता है, मनी चेंजर भी हो सकता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी हो सकता है, या कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज करा जाएगा टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, तो वो सब हमारे ऑथराइज पर्सन होंगे। हम बार बार देखते हैं ना कि ऑथराइज पर्सन को देना पड़ेगा जो फॉरेन से पैसा उठाया है, तो यहाँ इसीलिए हम ऑथराइज पर्सन को समझाया गया है डेफिनेशन को। ये वैसे मैंने डेफिनेशन पार्ट में भी कवर कर दिया था, तो आपको पता होना चाहिए ऑथराइज पर्सन में ये 4 लोग कवर होते हैं। इसीलिए ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड प्रोविजंस भी देख लेते हैं। आरबीआई जो है ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ ऑथराइज कर सकता है किसी पर्सन को नोन एज एन ऑथराइज पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी एज एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। एंड ऑथराइजेशन जो है, जो वो ऑथराइजेशन जो दी जाएगी वो राइटिंग में दी जाएगी और सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दी जाएगी। आरबीआई चाहे तो रिवोक भी कर सकता है, जो ऑथराइजेशन दिया भाई दी इसने, तो ये चाहे तो रिवोक भी कर सकता है, एट एनी टाइम कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है रिवोकेशन करना तो वो कर सकता है, या फिर ऑथराइज पर्सन फेल्ड हो जाता है टू कंप्लाई विद द कंडीशन। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कंडीशन इंपोज करके उस ऑथराइजेशन दिया जा सकता है, तो वही चीज है, अगर वो कंडीशंस को फेल कर जाता है टू कंप्लाई करने में, तो वहाँ क्या है, रिवोकेशन भी करा जा सकता है आरबीआई के थ्रू। कोई भी रिवोकेशन नहीं होगा अगर जब तक कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड ना दी जाए, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना जरूरी है, उसको एक मौका देना जरूरी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम देखेंगे आरबीआई के पास और क्या पावर होती है। रिजर्व बैंक के पास पावर होती है टू इश्यू डायरेक्शंस टू द ऑथराइज पर्सन। ये डायरेक्शंस दे सकती है कोई भी ऑथराइज पर्सन जो है वो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं किसी डायरेक्शंस
उससे जो कि गिवन बाय रिजर्व बैंक थी, तो उस केस में पेनल्टी भी लगेगी। इस पेनल्टी को मैं आगे आपको चार्ट से कवर करा दूंगी क्या पेनल्टी लगेगी। उससे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 12, जिसमें क्या पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट द ऑथराइज पर्सन के रिगार्डिंग प्रोविजन है। तो ये बेसिकली इंस्पेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है जो आरबीआई के पास पावर रहेगी। आरबीआई चाहे तो एट एनी टाइम इंस्पेक्ट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टनेस ऑफ क्या स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स जो फर्निश करने हैं टू द आरबीआई, और क्या है ऑब्टेन कर सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन विच सच ऑथराइज पर्सन हैज फेल टू फर्निश। मतलब क्या है, जो ऑथराइज पर्सन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आरबीआई चाहे ऑब्टेन कर सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन और सिक्योर कर सकती है। कंप्लायंस होनी चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन या कोई डायरेक्शन और ऑर्डर जो कि मेड करे गए हैं अंडर दिस एक्ट। आरबीआई के पास पावर रहेगी कि इंस्पेक्ट करा सकती है बाय एन ऑफिसर स्पेसिफिकली ऑथराइज जो आरबीआई ने करा है इन राइटिंग में, या फिर आरबीआई चाहे तो खुद से भी ये चीजें इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके इसमें ड्यूटी ऑफ एवरी ऑथराइज पर्सन बन जाती है, या फिर किसी कंपनी की या फर्म की जहां पर भी एवरी डायरेक्टर और पार्टनर और अदर ऑफिसर ऑफ सच कंपनी और फर्म एज द केस में भी प्रोड्यूस करने की बुक्स एंड अकाउंट को और डॉक्यूमेंट करने की या पावर एंड टू फर्निश करने की कोई भी स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, तो इनको क्या है अल्टीमेटली आरबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आरबीआई की हेल्प करनी पड़ेगी इंस्पेक्शन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस, जो कि अभी हमारे सारे सेक्शंस में जितने भी आगे पीछे बताए गए थे वो मैं सारी पेनल्टीज एक साथ आपको यहाँ पढ़ा दूंगी। तो सेक्शन 11 में क्या पेनल्टीज थी, जो हमारी ऑथराइज पर्सन पर लगेंगी पेनल्टी। तो कॉन्ट्रावेंशन अगर किसी ऑथराइज पर्सन ने करा है यानी डायरेक्शन में जो आरबीआई ने स्पेसिफाई करी थी, या फिर रिटर्न फाइल करने में जो कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि आपको ये रिटर्न फाइल करनी है, अगर ऑथराइज पर्सन ने वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करी है या फिर फेल हो गया है टू फाइल द रिटर्न, तो उस केस में पेनल्टी जो लगेगी वो अप टू 10,000 तक की लगेगी। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस चल रहा है तो उस केस में एडिशनल पेनल्टी लगेगी अप टू 2,000 पर डे। ये एडिशनल है, ये पेनल्टी याद रखना, 10,000 तो आप पर लगेगी ही लगेगी, एडिशनल लगेगी अगर आपकी कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस रहेगी। तो सेक्शन 13 में भी एक पेनल्टी बताई गई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वायलेशन से रिलेटेड। अगर आपने कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या कोई डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर से अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी, अप टू द 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब जितना भी सम इन्वॉल्व है ना उसका 3 गुना पेनल्टी लगेगी अगर अमाउंट आपका क्वांटिफाइबल है। तो अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो सिंपल आपके ऊपर अप टू 2 लाख तक की पेनल्टी लगा देंगे। अब लेकिन अगर आप कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस करे जा रहे हैं तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो एडिशनल पेनल्टी लगेगी, जो कि अमाउंट होगा अप टू 5,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट डे काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 5,000 पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए। नेक्स्ट देखेंगे और क्या पेनल्टी थी, अगर आपने कोई एक्विजिशन करा है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन सिक्योरिटी या कोई इमोल प्रॉपर्टी जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो उसमें जो अमाउंट है आपका एक्विजिशन का वो एक्सीड कर रहा है जो थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब थी। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करी है ना 37A में थ्रेशोल्ड, ठीक है, उससे ज्यादा अगर आपने अमाउंट पे कर दिया है एक्विजिशन में तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, अप टू 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व, और कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी वैल्यू इक्विवेलेंट टू ऑफ फॉरेन असेट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन जो कि सिचुएटेड है इन इंडिया में। उतने अमाउंट का कोई भी फॉरेन असेट इंडिया में जो सिचुएटेड है उसको कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा और जेल लगा दी जाएगी साथ के साथ अप टू 5 ईयर्स विद ए फाइन। ठीक है, नेक्स्ट पेनल्टी देखेंगे जो कि हमारे सेक्शन 14 में। ये पेनल्टी किस चीज से रिलेटेड है, अगर आप फेल कर जाते हो टू पे पेनल्टी एज अबव, मतलब जितनी आप ऊपर पेनल्टी पढ़कर आए हो ना, अगर आप उन पेनल्टीज को पे नहीं करते हो तो उस पेनल्टी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो क्या पेनल्टी लगेगी, अगर आपके ऊपर डिमांड आया अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, सिविल इम्प्रिजनमेंट जो जाएगी अप टू 3 ईयर्स की जाएगी, और अदर केसेस में जो जेल लगेगी वो आपको अप टू 6 मंथ्स तक की लगेगी। कुल मिला के अगर आप फेल करते हो ऊपर वाली पेनल्टी को पे करने में तो जो पेनल्टी जो अब इम्पोज होगी वो फाइन की नहीं करी जाएगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाली पेनल्टी नहीं दोगे तो आपको सिंपल आपको जेल में डाल देंगे, कैदी बना देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 13 की पेनल्टीज ऊपर कवर हो चुकी है आपकी। देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कैसे कैसे एनफोर्स कराया जाएगा। सबसे पहले तो यही था कि अगर फेल हो जाते हो टू मेक द पेमेंट, आपको 90 डेज के अंदर आपको सारी पेनल्टी जो ऊपर आपने देखी थी ये वाली, विद इन 90 डेज में अगर आपने ये पेनल्टी ऊपर वाली पे नहीं करी तो आपके ऊपर इतनी जेल लग जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज है नीचे भी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो वो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट भी दे सकती है, डिटेन कर सकती है इन सिविल प्रिजन। अगर कोई डिफॉल्टर को नोटिस इशू करा गया और वो एब्सेंस रहा, उसको बुलाया गया फिर भी वो एब्सेंस रहा टू द नोटिस सर्व, ठीक है, रिलेटेड टू द नोटिस सर्व, तो उस केस में क्या है उसको वारंट दे दिया जाएगा कि फॉर अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर। तो कुल मिला के उस डिफॉल्टर को आप अरेस्ट कर लाएंगे।
जो अरेस्टेड पर्सन है उसको प्रेजेंट करा जाएगा बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर डिफॉल्ट करी गई है बाय एचयूएफ तो इसमें कौन जाएगा? इसमें भाई एचयूएफ के केस में किसको भेजेंगे? कर्ता को भेजेंगे। कर्ता डीम टू बी द डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है ईदर टू डिटेन करने के लिए या रिलीज करने के लिए पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। अगर कोई इंक्वायरी चल रही है तो ये डिटेन भी कर सकता है इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में थिंक फिट। उसकी कस्टडी में उसको डिटेन भी कर सकता है और चाहे तो वो रिलीज भी कर सकता है हिम ऑन हिज फर्निशिंग द सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखवा के उसको रिलीज भी कर सकता है और चाहे तो अपने किसी ऑथराइज पर्सन के पास उसको पर्सन को डिटेन भी कर सकता है। बात करते हैं अपॉन द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। अगर उसने कोई गड़बड़ करी है तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा और लेकिन अगर वो सही है तो उससे रिलीज ऑफ ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। पेनल्टी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ऊपर कवर हो गया है। अब हम देखेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कब करा जाता है? जहां सिर्फ जेल की पेनल्टी नहीं होती है, मतलब ऑप्शन होता है जेल या फाइन लग सकता है, जेल प्लस में फाइन हो सकता है, सिर्फ जेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंडिंग अथॉरिटी जो रहेगी वो कौन रहेगा? पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी जिसको ऑथराइज करेंगे वो हमारी कंपाउंडिंग अथॉरिटी होगी। और कंपाउंडिंग जो करी जाएगी वो विद इन 180 डेज में करी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करा गया अंडर द सेक्शन 13 तो उस केस में क्या है? ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन कमिटिंग सच कॉन्ट्रावेंशन कंपाउंड कर सकते हैं विद इन 180 डेज, ऊपर जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन रिलेटेड है टू द फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटी से तो वहां जो कंपाउंडिंग करी जाएगी वो कौन करेगा? ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक एज मे बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द मोदी जी। या फिर लेकिन अगर कोई अदर कॉन्ट्रावेंशन है तो उस केस में ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिमिलर ऑफेंसेस जो है वो कभी भी कंपाउंडेड नहीं होंगी विद इन 3 ईयर्स। जो एडजुडिकेशन एंड अपील है ना, ये काफी ब्रीफ दे रखी है। मैं आपको एक सिंपल से चार्ट से कवर कराऊंगी, इसको सारा कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अपील प्रोविजन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई अग्रीव पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अग्रीव है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, अगर कोई पर्सन अग्रीव है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और यहाँ जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कौन कौन रहेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये है और इनके ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव है तो वो क्या है, किसके पास जाएगा? स्पेशल डायरेक्टर अपील में जाएगा, जिसे हम एसडी अपील्स भी बोलते हैं। तो ये विद इन 45 डेज के अंदर एसडी अपील में जा सकता है। लेकिन अगर वो एसडी अपील्स के ऑर्डर से भी अग्रीव है तो वो 45 डेज के अंदर किसके पास जाएगा? नेक्स्ट अथॉरिटी कौन रहेगी? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अदर देन ए और बी है, जो आपने ए और बी यहाँ देखे थे ना, अगर इनके अलावा कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उस केस में भी आप सीधे अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। यहाँ क्या है, कितने टाइम के अंदर जाना होगा? विद इन 45 डेज। और एक्सटेंशन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे, कोई सफिशिएंट कॉज अगर उसको लगता है तो वो एक्सटेंशन भी आपको दे देगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी अगर आप अग्रीव हैं तो 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अगर 60 डेज में नहीं जा पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन अप टू मैक्सिमम 60 डेज, मतलब मैक्सिमम 60 डेज तक का और एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से भाई साहब अग्रीव हो गए तो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए भी आपको सिमिलर टाइम दिया गया है जो हाई कोर्ट के पास जाने के लिए दिया गया था, 60 डेज का टाइम दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही जा सकते हो। आप देखोगे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये पूरा अपील आपको कवर करा दिया। और आगे आप देखोगे ना, इसी को घुमा फिरा के काफी प्रोविजंस बनाए हुए हैं। जो कंक्लूडिंग है वो ये है और इसी से ही आपका अल्टीमेट सारा कवर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, अगर आपकी ये अथॉरिटीज है, ठीक है, तो आप अपील में जाओगे एसडी अपील के पास। लेकिन अगर अदर देन ये अथॉरिटीज है तो उस केस में अपील में जाओगे डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर इनके ऑर्डर से भी अग्रीव हो गए हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आ जाना 45 डेज के अंदर। अब जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी कोई अग्रीव है तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, कितने टाइम के अंदर? 60 डेज के अंदर। फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा 60 डेज का। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से अग्रीव हो गए हो तो सुप्रीम कोर्ट के में चले जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाके मौज कराना, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस में जा सकते हो सेम डेज 60 डेज के अंदर। यही चीज बताई हुई है सेम। अपीलेट ट्रिब्यूनल के टाइम कितने में जा सकते हो, स्पेशल डायरेक्टर अपील में कितने टाइम में जा सकते हो। अगर देखोगे ना सब कुछ वही है। मैंने ऊपर एक चीज बताना भूल गई थी शायद, हाँ वो क्या था, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है, डिस्पोज करेगी, जो उसके पास अपील आई है ना उसको डिस्पोज करेगी विद इन 180 डेज के अंदर। 180 दिन के अंदर इसको अपना मैटर कंक्लूड कर देना है। पहले 16 के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस बताए, ऊपर पढ़ लिया हमने। 17 में स्पेशल डायरेक्टर अपील से रिलेटेड है, सारा कुछ ऊपर पढ़ा है। फिर है अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, वो भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। आपको अगर एक बार रीड लगाना है, इनका रीड लगा लेना, जो इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें वो मैंने ऊपर कवर कर ली।
क्वालिफिकेशन देख लेते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्या है, मेंबर होना चाहिए ऑफ द ILS इंडियन लीगल सर्विसेज का एंड हैज हेल्ड ए पोस्ट ऑफ ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस, ठीक है, या फिर वो मेंबर हो ऑफ IRS, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का एंड हैज हेल्ड ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू द जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद ये देख लेते हैं सिविल कोर्ट जो रहेगा उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा, ये एंटरटेन नहीं कर सकते किसी सूट को। अपील टू हाई कोर्ट ऊपर पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस में जा सकते हो। सेक्शन 36 देख लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जिसको प्यार से ED भी बोलते हैं, इसे अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय द मोदी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट विद द डायरेक्टर और सच अदर ऑफिसर और द क्लास ऑफ ऑफिसर, जो भी उसको थिंक फिट, जो भी उसको जरूरत लगे वो सबको अपॉइंट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, मैं ऑथराइज कर सकती है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट और एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या कोई स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, जो भी उसको ठीक लगे वो उन सबको अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन, उन पर कोई अगर कंडीशन और लिमिटेशन लगानी है रिगार्डिंग द एक्सरसाइज द पावर एंड द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड, अगर कोई कंडीशन और लिमिटेशन इंपोज करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीली कर सकती है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखेंगे रिलेटिंग टू द असेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 में जो भी कुछ बताया गया था फिर भी आपने उस असेट को हेल्ड किया हुआ है इन कॉन्ट्रावेंशन, उस सेक्शन के प्रोविजन से कॉन्ट्रावेंट करके, तो उस केस में 28% को रीजन टू बिलीव लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया है सस्पेक्टेड टू हैव बीन हेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 4, ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग, पहले उसको रीजन लिखना है और फिर ऑर्डर पास कर सकता है, सीज कर सकता है, वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड विद इन इंडिया, इंडिया में इतनी ही वैल्यू की कोई भी उसकी असेट है उसकी वैल्यू की असेट को सीज कर लेगा। लेकिन अगर एग्रीगेट वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया है वो लेस देन है जो वैल्यू प्रिस्क्राइब करी गई थी ना ऊपर सेक्शन 4 में, अगर उससे कम वैल्यू की होल्ड करी हुई तो कोई इशू ही नहीं है, तो उस केस में सीजर काहे करोगे, उस केस में कोई सीजर नहीं होगा। और जो भी ऑर्डर पास करा है सीजर का वो प्लेस करना पड़ेगा आपको बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि अपॉइंट करी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आगे क्या करेगी, उसे डिस्पोज ऑफ कर देगी उस पिटिशन को विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर बाय इधर कंफर्म भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, जो ऑर्डर पास करा गया था सीजर का उसे कंफर्म भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, लेकिन इससे पहले इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देना पड़ेगा। 180 डेज का जो पीरियड काउंट करा जाए उस, लेकिन अगर उस बीच कोई स्टे लगाई गई थी बाय द कोर्ट, स्टे बाय कोर्ट वाले पीरियड को हम उसको हटा देंगे 180 डेज काउंट करते टाइम। अगर कोई पर्सन अग्रीव है बाय एन ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंफर्म भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, लेकिन उस केस में अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव है तो वो प्रेफर कर सकता है अपील, किसके पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अब देखेंगे सेक्शन 14 जो कि है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको जरूरत लगती है दैट एनी परमिशन ग्रांटेड और रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द एक्ट शुड सीज टू ग्रांटेड और इम्पोज, मतलब अगर मोदी जी को लगता है कि मैंने कोई परमिशन इसमें जो दी हुई थी या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ था वो अब मुझे हटा देनी चाहिए तो वो हटा सकता है, या फिर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो वो क्या है सस्पेंड कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है किसी भी प्रोविजन से। ये जो इसने सस्पेंशन और रिलैक्सेशन जो दी है वो चाहे तो मोदी जी आगे चल के रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है, अगर इसको लगता है तो इम्पोज भी कर सकते हैं और आगे चल के उनको कभी लगता है तो बाय नोटिफिकेशन पास करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नोटिफिकेशन इशू करके करी जाएंगी और जो एवरी नोटिफिकेशन जो भी मोदी जी इशू कर रहे हैं वो लेड करी जाएंगी बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 41, इसमें क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। मोदी जी के पास पावर रहे टाइम टू टाइम अगर उनको लगता है तो वो आरबीआई को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है और आरबीआई को वो डायरेक्शन कंप्लाई भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 42 जिसमें है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, जो आपने बेसिकली सारे ही चैप्टर्स में पढ़ा है तो इसमें आपको अब तक तो रट भी गया होगा ये वाली चीज। जो कॉन्ट्रावेंशन अगर किसी कंपनी ने करे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो भी पर्सन इन चार्ज है वो लायबल होगा, वो डीम्ड टू बी गिल्टी मान लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ सेफ्टी क्लॉज भी दिया है। क्या दिया है, अगर वो प्रूव कर देता है, वो बंदा जो है जो इंचार्ज है वो प्रूव कर देता है कि विदाउट इज नॉलेज हुआ है या फिर उसने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन, तो उस केस में क्या है वो बंदा लायबल नहीं होगा। ठीक, कंपनी का मतलब क्या होता है अच्छे से पता है आपको, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करेंगे इसमें फर्म या फिर कोई अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, डायरेक्टर का मतलब इन रिलेशन टू द फर्म, पार्टनर और इन द फर्म होता है। अब देखते हैं डेथ और इंसॉल्वेंसी इन सर्टेन केसेस। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, क्या वो राइट, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी प्रोसीडिंग्स और अपील जो भी चल रही थी वो अबेट कर दी जाएगी, नॉट। ठीक है, वो अबेटेड नहीं होंगी बाय रीजन ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पर्सन। उस केस में क्या है, जो सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वो
वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा वो कितना लायबल रहेगा, वो लायबल रहेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनहेरिटेंस और एस्टेट ऑफ द डिसीज, मतलब जितना उसको मिला है। मतलब ऐसा नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिली तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है कुल मिला के और उस पर जो लायबिलिटी आ रही है वो आप 1.5 करोड़ डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ जितना उसको मिला है उतनी ही वो लायबल रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखिए बार लीगल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 44 के अंदर, इसमें क्या है, कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करी जाएंगी फॉर एनीथिंग डन इन द गुड फेथ। अगर कोई अच्छे पर्पज से काम किया गया तो उसके केस में उसको एक सेफ्टी क्लॉज दिया है कि उसके अगेंस्ट कोई सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं एंटर करी जाएंगी। देखते हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के केस में किसके पास पावर रहेगी। तो ये आपने हर चैप्टर में पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के पास पावर रहेंगी। ये चाहे तो ऑर्डर पास कर सकते हैं अगर इनको एक्ट के प्रोविजंस को कंसिस्टेंटली वर्क कराना है। अगर कोई इनको इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो ये ऑर्डर पास कर सकते हैं टू रिमूव द डिफिकल्टीज, ठीक। लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। अप टू द 2 ईयर्स ही कर सकते हैं फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जो भी ऑर्डर पास होगा उसे बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेट कराया जाएगा। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। मोदी जी के पास पावर रहेगी रूल्स बनाने की, रूल्स बना सकते हैं इन सब मैटर्स से रिलेटेड। क्या क्या मैटर्स हैं ये सब आप वैसे तो रीड कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जस्ट आपको। इंपोजिशन ऑफ रीजनल रेस्ट्रिक्शन ऑन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो इससे रिलेटेड भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। और कोई इंस्ट्रूमेंट विच आर डिटरमाइंड टू बी अ डेट इंस्ट्रूमेंट परमिसिबल क्लासेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मैनर इन कॉन्ट्रावेंशन में बी कंपाउंडेड, कैसे कॉन्ट्रावेंशन को कंपाउंडेड करना है। और या फिर रूल्स रिगार्डिंग द मैनर ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल, जो कि स्पेशल डायरेक्टर अपील को या फिर किसी अदर ऑफिसर या एम्प्लॉयज को, इससे रिलेटेड भी रूल्स बनाने की पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एडिशनल मैटर्स अगर उसको टाइम टू टाइम कोई लगते हैं तो उससे रिलेटेड भी बनाए सकते हैं। वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर कोई अदर मैटर्स से रिलेटेड भी ये रूल्स बना सकती है। लेकिन बस याद रखना है जो भी रूल्स बनाएगी उसे लेट डाउन बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो ये पावर जो रहेगी वो आरबीआई को दी गई है कि आरबीआई जो है रेगुलेशन बनाएगी और बाय नोटिफिकेशन ये बताएगी क्या क्या इसने रेगुलेशंस बनाए हैं। 48 देख लो, इसमें क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर आपने देखे हैं कि बनाने की पावर होती है, वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो लेट कराने पड़ेंगे बिफोर पार्लियामेंट। तो कुल मिला के चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोशिश की थी इस चैप्टर में भी आपको जितने प्रोविजंस हो सके, जितने इंपॉर्टेंट थे वो तो कराए और साथ में जो भी प्रोविजंस मुझे लग रहे थे कि वो कराने चाहिए आपको वो भी मैंने कराए हैं। 1 घंटे में वीडियो कवर हो सकती थी। इस वीडियो में बेसिक से टाइम जरूर लगा है लेकिन आपको इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो गया है। इसके अलावा आप अगर कुछ नहीं भी देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली एग्जाम इन्हीं सब टॉपिक में से बनता है, ठीक है। तो पेपर 4 वाले स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, इन सारे प्रोविजंस को एक बार यहाँ से समझने के बाद क्वेश्चन बैंक जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पेपर 60 वाले जो स्टूडेंट्स है उनको कोई क्वेश्चन बैंक है नहीं, आपको केस स्टडी डाइजेस्ट जो है वो आपको प्रॉपर करके देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर। वैसे तो मैंने आपको साथ के साथ बताया था कि कहां से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने टिक कराए थे वो आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में बेशक से आपको टाइम लगे लेकिन आप नेक्स्ट टाइम देखोगे ना आपसे को इससे कम ही टाइम लगना है रिवाइज कराने में। तो सिंपल है, बस मेरे रिवीजन लेक्चर को आप 2-3 बार रिवाइज करते रहो, ईयरफोन लगाकर आप सुनते रहो। नेक्स्ट टाइम तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, तो आप जस्ट रिवीजन लेक्चर को चलते फिरते सुनते रहो। आपका इकोनॉमिक लॉ तो चुटकियों में कंप्लीट हो जाना है। तो गाइस इकोनॉमिक लॉ के मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बस एक चैप्टर बच जाता है आईबीसी, वो भी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगी। आप अपना फेमा, बेनामी, कॉम्पिटिशन एक्ट, रेरा और सरफेसी और जो भी चैप्टर है वो आप कंप्लीट करिए। अगर आपके पास न्यू स्टडी मटेरियल है तो मैंने जो मार्किंग करी है ना आप बस उसमें साथ के साथ मार्किंग करते जाओ। लेकिन अगर आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम लर्न विद पायल है, सेम नेम है जो मेरे चैनल का नेम है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है ये चैनल की लिंक, आप उसको सिंपल ज्वाइन कीजिए। वहां से सारे लेक्चर्स की लिंक भी मिल जाएंगी आपको और सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी आपको। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और भी मैं कोई फर्दर वीडियोस डालूँ तो वो आपको पता चल सके और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा फॉर फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। और लाइक करें वीडियोस को, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप लाइक करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईबीसी चैप्टर के साथ। इंडियन बैंकिंग कोड काफी बड़ा हो गया है बट डोंट वरी, उसे भी हम इजीली कवर कर लेंगे। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।